एक्चुअली क्या एक प्रॉब्लम है जिसे सुन के मुझे भी बहुत दुख हुआ कि एयरफोर्स एकेडमी में बॉल नाइट नहीं होती है। अच्छा। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड। तो क्या कर सकते हैं, अभी एनडीए में भी है, आईए में भी है, तो एएफए में कोई बॉल नाइट नहीं है। कोई बात नहीं। क्या इस फोटो को देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें से एक बच्चा फाइटर पायलट बनेगा? ये है वो लड़का जो फाइटर पायलट बन जाएगा। आई थिंक ये लड़की की कहानी आई थिंक पेरेंट्स भी डिफाइन नहीं कर पाते, बट इस लड़के ने अपनी कहानी खुद डिफाइन की है एंड ही इज गोइंग टू लिव अ लाइफ कट अबव। ये लड़का फाइटर पायलट बनने के लिए एकदम तैयार है। दिस इज द गाय। ये वो फोटो सोच के देखो, एक नॉर्मल जगह जब इंसान अपनी बैग पैक करके वापस घर जा रहा होता है एसएसबी के बाद, ये वो समय की फोटो है। हमारी तरह, आपकी तरह, ये एक कॉमन लड़का था, एक मिडिल क्लास फैमिली से आया वो लड़का, और इसने अपना सपना फाइटर पायलट करने का पूरा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, मैं थैंकफुल टू दिस गाय कि यार ऐसी लाइफ मेरे को ना बात करने का मौका मिलता है, एक ऐसी जर्नी मुझे जानने का मौका मिलता है जिसने अपनी लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाई है। थी नहीं एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बनाई है अपनी मेहनत से, अपने दम पर, अपने परसिस्टेंस पे। अब जरा इनकी कहानी समझिए। पहली बात, मैं आपको इनकी एक दो खास बात बताऊंगा, क्विक लर्नर एंड क्विक इंप्लीमेंटर। मैंने ये दो बातें ना मैंने ऐसी नोटिस करी है कि हर रिकमेंडेड कैंडिडेट में होती हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरी हर वीडियो देखते हैं तो आपको ये नोटिस मिली भी होगी, मैंने बात बोली है। और ये रिकमेंडेड हुए हैं ट्वाइस, और दो बार रिकमेंड होना बहुत बड़ी बात है। 8th और 9th अटेम्प्ट में अपने रिकमेंड हुए हैं। कैसे हुए जरा कहानी समझो। पहले अटेम्प्ट में ये स्क्रीन आउट हुए, ठीक है। अब मैंने आपको कहा क्विक लर्नर एंड क्विक इंप्लीमेंटर, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में ये समझ गए कि स्क्रीन आउट क्यों होते हैं और मुझे क्या करना है स्क्रीन आउट नहीं होने के लिए। फिर लगातार सिर्फ कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं। अगर आप फ्रेशर हैं शायद आपके लिए बात समझना मुश्किल होगा, बट कॉन्फ्रेंस आउट होना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग स्क्रीन आउट में ही बाहर हो जाते हैं, बट ही अंडरस्टैंड मुझे स्क्रीन आउट कैसे नहीं होना है। और फाइनली इन्होंने अपनी हर मिस्टेक को एनालाइज किया और एक बात पता लगी कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, और वो थी साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ी गलती बैठ रही थी। और इस वजह से इनको समझ में आया कि मैं अगर इसे ठीक करूं तो 8th एंड 9th टाइम मेरा रिकमेंडेशन के लिए जा सकता है। अब कहानी में आते हैं यहाँ पर अशोक सर। यहाँ पर इनके साइकोलॉजिकल वीडियो देखी थी उन्होंने ये वाली, और डिसाइड किया कि इनसे अपना साइक टेस्ट चेक करवाएंगे। साइक टेस्ट चेक कराने के बाद ही एसएसबी देंगे, ये इनका प्लान था, और इनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर कहानी क्या है, तो आपको पता होगा फाइटर पायलट बनने के लिए सीपीएसएस क्लियर करना पड़ता है, और इस बारे में मैंने उनसे बात की है स्क्रीनिंग के बारे में। क्या था ऐसा कि ये इंसान सिर्फ एक बार ही स्क्रीन आउट हुआ है, बार बार क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या जानता है वो कि मैक्सिमम लोग स्क्रीन आउट बहुत होते हैं यार। एक बार कॉन्फ्रेंस तक पहुंच भी जाओ ना, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार स्क्रीन आउट नहीं होगे। रिकमेंडेड कैंडिडेट तक भी स्क्रीन आउट हो जाते हैं कई बार। इनके साथ ऐसा नहीं होता। ही अंडरस्टैंड समथिंग। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, मैं उस कुछ सवाल ले रहा हूं जो आपने उससे पहली वाली वीडियोस में पूछे थे। वो ये पूछा था कि यार एसएसबी चाहता क्या है। इसके बाद क्या एसएसबी को प्रिडिक्ट करना जरूरी है? आप लोग कई बार पूछते हैं एसएसबी पूछ क्या रहा है, मुझे जानना है। क्या इस बात को जानना जरूरी है? और फाइनली जो इनकी टेट की मिस्टेक थी, ऐसी क्या मिस्टेक कर रहे थे जिसकी वजह से 7th अटेम्प्ट तक ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस आउट होते रहे। चलिए अब पूरी कहानी समझते हैं अभिमन्यु की। You have qualified CDS multiple times and your only aims to join Air Force. या डेफिनेटली। ये ऐसे ऐसा क्या जुनून है? यार वो स्टार्टिंग से जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब से दिमाग में क्लियर था। एक्चुअली क्या चाइल्डहुड से था कि कोई ऐसी फोर्स ज्वाइन करनी है जिसमें यूनिफॉर्म हो। बढ़िया, बट तुमने ये क्लियर ऐसे नहीं। किया है कि तुम्हारे पास सीडीएस में ओटी का ऑप्शन था आर्मी का, तुमने स्किप कर दिया लास्ट अटेम्प्ट क्योंकि उसमें एयरफोर्स नहीं थी। हाँ यार मैं कहता रहा हूँ मेरा अप्रोच एकदम क्लियर था कि जाना तो एयरफोर्स ही है। और मैंने नेक्स्ट वाला सीडीएस भी नहीं दिया क्योंकि ये दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट फॉर सीडीएस, फॉर फ्लाइंग ब्रांच। ओके। तो मैंने नेक्स्ट वाला सीडीएस भी नहीं दिया कि अभी फिर सीएपीएफ ट्राई करेंगे। अच्छा, फिर सीएपीएफ ट्राई करेंगे, वहां पर भी तुम्हें एयर विंग ही चाहिए थी बीएसएफ में। या हाँ, आई विल ट्राई फॉर वेयरिंग। ओके, यहाँ तक हो गई बात, बट मैं एक बात जानना चाहूंगा, योर जर्नी बीन सो लॉन्ग, और जब लॉन्ग डेफिनेटली। हुई उसके बाद आप लगातार रिकमेंड हो रहे हो। इट्स वन 8th एंड 9th हाँ अटेम्प्ट दोबारा लगातार रिकमेंड हो रहे हो, और 7th अटेम्प्ट तक यू आर जस्ट कॉन्फ्रेंस आउट, वन स्क्रीन आउट। या डेफिनेटली। ये क्या जादू है? पहली बात तो आपको स्क्रीन आउट का तरीका पता लग गया पहले अटेम्प्ट के बाद कि आप उसके बाद हो हाँ नहीं रहे हो, और उसके बाद क्या रिकमेंड का कोई आपको तरीका पता लग गया है? कह सकते हैं एक बार होता है शुभम। अगर उस बार को आप अचीव कर लोगे उसके बाद आपके लिए चीजें थोड़ा सिंपल होना लग जाएंगी। अगर हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो स्क्रीनिंग में मेरे लिए एक चीज क्लियर हो गई थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को ना मैं नरेशन सही से कर पाया और ना मुझे डिस्कशन में सही मौका मिला बोलने का। तो एक चीज क्लियर हो गई कि अगर आपको नरेशन अच्छे से करना है तो आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी। और उसके बाद मैंने इंग्लिश पे काफी काम किया। तो जब मैं कॉन्फिडेंटली नरेशन देने लगा तो मुझे डिस्कशन में मौके मिलना स्टार्ट हो गए। क्योंकि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप अभी हम्म। स्क्रीनिंग में बैठे हो और हम्म। आपके सामने दो बच्चे हैं।
हाँ, एक ने narration एकदम कॉन्फिडेंटली दिया और एक अच्छी स्टोरी के साथ दिया। हाँ, एक दूसरा बच्चा जो कॉन्फिडेंस थोड़ा लो था, हेजिटेशन के साथ दिया, अटक अटक के उसने अपना नरेशन कंप्लीट किया, स्टोरी एवरेज था। ओके। अभी आपका फिर उसके साथ डिस्कशन चल रहा है पीपीडीटी में। हम्म। तो अगर डिस्कशन में दोनों एक साथ बोलते हैं तो आप किसको ज्यादा टेंशन दोगे, मैं आपसे पूछता हूँ। सही बात है, जो बेहतर बोल रहा है मैं उस पे ही दूंगा मैं। तो वो चीज मेरे दिमाग में सेट हो गई कि अगर आपको डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करना है तो आपको नरेशन अच्छा देना पड़ेगा। तो नरेशन से क्या है, एक तो आपकी स्टोरी अच्छे से कन्वे हो पाएगी, आपका आइडिया सबके पास अच्छे से पहुंच पाएगा। हम्म। जीतने के आप नजर में आओगे कि आप चलो इसने अच्छे से नरेट किया, अच्छे से इसने स्टोरी बोली है। तो ओके। फिर आपको डिस्कशन में पार्ट मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। बढ़ तो जाता इसलिए है। नरेशन को मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ। आपने ऐसा कोचिंग जाकर कहीं नहीं ली है, हम्म। है ना? आपने अगर इन्वॉल्व हुए तो साइक टेस्ट में हुए, वो भी अशोक सर के जो आफ्पा के हैं, ठीक है? नाउ टेल मी हम्म। वन थिंग, हाउ यू ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ इट? मतलब कोई एनरोल हो रहा है, सो व्हाट लाइक, मतलब क्या सलाह देना चाहोगे उन्हें आप? क्योंकि इट सीम्स लाइक यू, डिस्टेंस है, पैसे भी बचा लिए और आपने एनरोल भी हो गए और वहां से प्रॉफिट अपना जो मतलब गेन है वो भी निकाल लिया। व्हाट एडवांटेज यू लाइक, हम्म। मतलब व्हाट, क्या उससे निकाल ले बच्चा अगर एनरोल हो भी तो वो? एक्चुअली एएफपीए में क्या, पहले तो ये मेल के थ्रू हमको एक कॉपी का एक असेसमेंट देते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। हाँ। तो उससे तो पहले आपको आइडिया लगेगा सिर्फ कि भाई चलो इसमें ये है, ये है। तो जब फिर उसके बाद क्या है, अशोक सर कॉल करते हैं। तो सर के कॉल से पहले आप पूरा एक असेसमेंट तैयार करो जो सर ने असेस करके दिया है, जो अच्छा। आप क्वेश्चन सर से पूछने हैं ओके। कि सर अगर ये विजुअल आइडिया है तो मैं इसमें करूं क्या, अच्छा। और मैंने ये विजुअल आइडिया क्या सोच के लिखा था। एक्चुअली उनको भी तो पता होना चाहिए कि मेरी साइकोलॉजी क्या है। अगर हम्म। उनको मेरी साइकोलॉजी पता नहीं चल रही, क्योंकि स्टोरीज में मैंने लिख दिया स्टोरी, लेकिन क्यों लिखा, कहाँ से सीखा, हम्म। क्या मैं सोचता हूँ कि स्टोरी के बारे में। हम्म। तो वो चीज अगर सर को पता चलेगी ना तो सर हमको बेटर तरीके से बता पाएंगे कि भाई तू ये गलत सोच रहा है, इस चीज को इस तरीके से लिख। तो बच्चे क्या होते हैं, अभी जैसे मेरे पास आया और मैं सीधा सर से कॉल पे बात कर रहा हूँ, बस दे रहा हूँ सर ये लिख दिया, सर ये लिख दिया, सर क्या थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन कर देंगे मैक्सिमम, और क्या कर सकते हैं। दो टीचर क्या है, एक डिमांड सप्लाई वाला मुझे प्रोफेशन लगता है। आप जितना मांगोगे ना उधर से उतना ही आएगा। उतना ही आएगा, आप ये न्यूट्रल बात हो तो के बैठ जाओ, सर जितना बताना चाहेंगे बता देंगे, आप आगे चले जाओ, कुछ फायदा नहीं होने वाला उससे। मीन्स फी अच्छा, तो फील अब फ्री टू आस्क वाला कितना केस था वहां पर अगर अशोक सर के साथ का है? सर के साथ फ्री है आप, जैसे आप सर ने क्या कॉल किया आराम से। तो हाँ। अब अभी आप सर की कोई भाई टाइम बाउंड उसमें कुछ है नहीं कि सिर्फ 30 मिनट बात करना है, सिर्फ 1 घंटे हाँ। बात करना है। जब तक आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे बात चलती रहेगी। आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो 15 मिनट में खत्म हो जाएगी। आपके पास अपने अच्छे से असेसमेंट किया है, एक दिन पूरा देखा है कि क्या क्वेश्चन से क्या कहाँ गलती है, कैसे मुझे सर से पूछना है, तो वो 1 घंटे भी चलेगी। तो सर आप पे आप अपने मनी को किस तरीके से अब वापस ले रहे हो सर के वो है, असेसमेंट के रूप में। सही बात है। तो अच्छा, यार फिर तो मतलब बातों से ही पता लग रहा है ना कि नरेशन ही इंपॉर्टेंट है, जो है ना एसएसबी में हवा चलती है। भाई नरेशन ही काउंट होती है एसएसबी में, तो और कुछ होती नहीं। क्या आप ये बात कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ नरेशन काउंट होती है, नरेशन से आपका डिस्कशन का रास्ता खुलता है। नरेशन से क्या काफी सारी चीजें होती हैं। आप हाँ। नरेशन से अपनी स्टोरी अच्छे से कन्वे कर पाए। सही बात। आपने एक चीज देखी होगी कि जो सर होते हैं, जो असेसर्स होते हैं, वो आपके पॉइंट्स लिखते हैं। अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो और हेजिटेट होते हो तो आप उसे स्टोरी को बोल रहे हो, तो उनको भी आइडिया नहीं लग पाता कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है। ओके। और ना ग्रुप को भी आइडिया लग पाएगा। लेकिन अगर आप अपने थॉट्स के साथ क्लियर हो, आपने नरेशन अच्छे से किया, तो ग्रुप को भी पता चल गया, असेसर्स को भी पता चल गया कि बोलना क्या चाह रहा है। तो फिर ग्रुप आपको डेफिनेटली चांस देगा कि आप आगे बढ़ो। और नरेशन में डिस्कशन में भी एक चीज है कि अगर आप स्टार्ट नहीं कर पाते हो तो कोशिश करो कि कैसे भी आगे लेके जाओ, क्योंकि 2 मिनट का डिस्कशन होता है, उसमें से 1 मिनट हम सिर्फ कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, ये आपने भी देखा होगा, ये हाँ, कंफर्म चीज है। हाँ। क्योंकि सबको सबसे पहला जिसको भी मौका मिलेगा सिर्फ लेट अस डिसाइड द कैरेक्टर, लेट अस डिसाइड द हम्म। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। हम्म। तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। वी अच्छा। शुड गो फॉर द थिंग। ओके। तो यू, ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा एक बात बताओ, व्हाई यू चूज अ ब्लू कलर ऑफ अ शर्ट? मेरा तो ये ट्रेडमार्क बन गया है, आपका क्या रीजन बना है? एयरफोर्स, आई Air लाइक ब्लू Force. कलर। You like to the blue. Okay. But now that we have a brotherhood common in us, यस, तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, ऑनेस्टली बताना। कभी डेफिनेटली। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है ना आपकी बातों से बहुत ही आसान था यार इसके लिए। कभी फिश मार्केट देखी नहीं क्या आपने इतने अटेम्प्ट से, 9 अटेम्प्ट्स में? कई बार फिश मार्केट हुआ है, लेकिन वही मैं बोलना चाहता हूँ, अगर फिश मार्केट हुआ मतलब जीडी में किसी को कोई मार्क नहीं मिला, ये अच्छा। कंफर्म है। तो असेसर्स फिर आपको जज करेंगे आपके नरेशन के बेसिस पे। ओके। कई बार क्या होता है, जैसे अभी लास्ट टाइम में जब सीडीएस से रिकमेंड हुआ था, हाँ, एकदम हाँ। फिश मार्केट का किसी को कोई मौका नहीं बोलने का मिला, सिर्फ एक पॉइंट मैं बोल पाया था, जो मेरा आइडिया मैंने कन्वे किया। तो उसके बाद फिर आ जाती है आपकी नरेशन कैसी है, आपकी स्टोरी कैसी है, आपका आइडिया कैसा है। तो फिश मार्केट से बचने का भी एक तरीका है कि आपका नरेशन, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा हो। तो
क्योंकि जीडी क्या है, थोड़ा लक पे भी डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप कैसा है। हो सकता है आपका जीडी बहुत अच्छा चला जाए, ऐसा भी कई बार हुआ मेरे साथ कि जीडी बहुत शांति से अच्छे तरीके से कंक्लूजन पे आ गए, सबने अपना आइडिया दे दिया, और ऐसा भी हुआ कि कोई स्टोरी ही नहीं बनी। तो उसमें फिर आपका नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल व्हाट प्ले हैपेंड इन करता है। नाइन्थ अटेम्प्ट? शायद नाइन्थ अटेम्प्ट में भी बोलने का मौका नहीं मिल पाया था ढंग से। एट्थ में क्लियर था, एट्थ में सब कुछ अच्छे से हुआ, नरेशन अच्छे से हुआ, सारा डिस्कशन अच्छे से हुआ, सब कुछ क्लियर हो गया। नाइन्थ में किसी ने किसी की नहीं सुनी, सब बस बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरी स्टोरी अच्छी है, मेरा नरेशन अच्छा है, तो मैं उस बेसिस पे भी स्क्रीन हो जाऊंगा। ओके, सो दैट्स द रीजन। अगर जीडी ढंग से नहीं हुआ तो जीडी के मार्क्स काउंट नहीं हो रहे, नरेशन के काउंट हो रहे हैं। नरेशन इज डैम इंपॉर्टेंट ओवर देयर। बट डेफिनेटली मीन जीडी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वी हाँ डोंट नो हाउ आवर ग्रुप इज, हाँ, सो दैट्स व्हाई नरेशन इज इन आवर हैंड, ओके, तो वी शुड फोकस। वी शुड फोकस ऑन। असेसर भी ये समझते हैं इस बात को, जब जीडी में कुछ हुआ ही नहीं डिस्कस तो मार्क्स किस बात पे दें। ये बात डेफिनेटली। सच है, ये बात सच है। अच्छा, मैं यहाँ से एक बात और पूछना चाहूंगा, वो ये बात है दैट आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपने मेरी वीडियो देखी, यू डिसाइड कि आप मैं वो जो हमारे अशोक सर है उनसे जाकर आप अपनी साइक टेस्ट करवाओगे, ठीक है। 5 से 6 महीने तक आपने नहीं कराई, हाँ। ठीक है। ये आपके साथ था और रिसेंटली आपने कराई थी अपनी 8-9 टाइम में। सो मीनवाइल जो आपकी एसएसबी जा रही थी, ठीक है, उसमें पीपीईटी का भी इशू था, हम्म। ठीक है। अब आप सोच के देखो, वहां पर साइक टेस्ट में सर कह रहे हैं, अशोक सर, कि देयर इज नीड एंड देयर इज एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट ओवर हियर। सो क्या पीपीईटी में हमारी स्टोरी की वैल्यू नहीं है? एक्चुअली क्या है, जब सर ने मेरे को असेसमेंट दिया तो सर ने बोला था कि बाकी जो 3 पोर्शंस हैं, वैट, एसआरटी और एसडी, हम्म। वो आपके सही है, आप अच्छा। बिल्कुल सही अप्रोच कर रहे हो, सही है, लेकिन ओके। प्रॉब्लम है टेट में। ओके। लेकिन बात यह है कि आपको पीपीएनडीटी में सिर्फ एक स्टोरी लिखनी है, जी। उसमें आप थोड़े से प्री कंसीव्ड आइडिया भी लगते हैं उसमें। हाँ। बच्चे, मेरा ये था, मैं पहले से स्टोरी प्रिपेयर करता था अच्छा। फॉर पीपीएनडीटी स्पेशली। ओके। मेरे पास अराउंड 10 to 11 स्टोरीज प्रिपेयर थी, हम्म। जो अच्छे तरीके से मेरे को अच्छे से पहले से भी मेरे दिमाग में थी, कि हम्म। अगर ये पिक्चर आएगी तो मैं इस तरीके का आइडिया इसमें लगाऊंगा। स्टोरी ओके। में प्रिपेयर नहीं करता था, लेकिन एक आइडिया मेरे पास रहता था ओके। कि अगर ये पिक्चर आएगी तो मैं ऐसा आइडिया करके लगाऊंगा। ओके। तो पीपीटी में इसलिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि मेरा फिर नरेशन अच्छा होता था, क्योंकि वो आइडिया मेरे दिमाग में पहले से ही थे। ओके। और आप कितना भी देख लो, मैं अगर आपको बताऊं, मैंने 8 स्क्रीनिंग की है, 8 स्क्रीनिंग में मैंने मैक्सिमम 5 आइडियाज को यूज किया है। 5 आइडिया हर बार होते थे, ओके। बट एक टाइम नहीं, आपका आ गया था जब आपको स्टोरी पे भी एकदम महारत आ गई, आपको कॉन्फिडेंट हो गया लिखना कैसे। सो आई लाइक टू ब्रिंग आउट टू दैट पॉइंट। आप अशोक सर के साथ एनरोल्ड हुए होगे साइकोलॉजी टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर एनरोल होने के बाद यहाँ पर आपसे एक सवाल, आपने मतलब टेस्ट दिया होगा जैसे साइक टेस्ट होता है नॉर्मली, ठीक है, फुल दैट इंस्ट्रक्शन के साथ। अब सर ने पहली बात क्या बोली, हाउ मेनी विजुअल स्टोरीज आर देयर? देयर अराउंड 2 or 3। 2 और 3। सर ने पास तो कर दिया होगा, कुछ ऐसा भी था कि इसमें लैक ऑफ आइडिया है, सब कुछ ऐसा भी है? नहीं, लैक ऑफ आइडिया कहीं में क्या है, विशफुल था, मैं ज्यादा ही आगे जा रहा था। मीन्स अगर मेरा कोई स्पोर्ट्स का है, तो हम्म। पता चला मैंने ओलंपिक मेडल दिला दिया उसे, तो सर ने बोला उसे थोड़ा सा नीचे लेके आओ, But what is इतना the आगे मत। problem in getting an Olympics? As Olympic is not good. नहीं, ओलंपिक इज ओके, बट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्मल, मीन्स आई एम स्टार्टेड प्लेइंग कैजुअली, देन आई गो हम्म। फॉर स्कूल, देन हम्म। आई मीन्स आई रीच टू द पीक। तो उन्होंने बोला अभी थोड़ा सा इसे कंट्रोल में रखो, कि नहीं, अच्छा पर क्या मैं मीन्स ये एक बार यहाँ पर जानना चाहूंगा, यहाँ पर। देयर आर टू थिंग्स, हम्म। कि इफ आई से आई विन गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स, हम्म। और इफ आई से आई परफॉर्म वेल इन द इंटरनेशनल लेवल, हम्म। तो ये है कि फ्यूचरिस्टिक होगी कि आप जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन उन्होंने अच्छा जाके परफॉर्म किया। आप बोला कि परफॉर्मेंस तक रखो, आप बिल्कुल ही रिजल्ट डिक्लेयर मत करो। मेरे से कई लोगों ने पहले भी बोला था कि आप थोड़ा ज्यादा आगे तक मत लेके जाओ इस चीज को। पर ये बात लोग अभी भी नहीं समझे, ये लोग अभी नहीं समझे, हाँ। क्योंकि जब आपने 8 अटेम्प्ट तक ऐसी गलतियां कर रहे थे, तो ये लोग तो फ्रेशर भी हैं और कुछ रिपीटर भी हैं हमारे जैसे, ठीक है। सो मैं स्टोरी थोड़ी बनाता हूँ, मुझे बताना इसमें क्या गड़बड़ है। एक लड़का है, ठीक है, उसने अपने स्कूल में स्विमिंग चैंपियनशिप में पार्ट लिया, उसने स्कूल लेवल निकाला, फिर स्टेट निकाला, फिर नेशनल निकाला, फिर ओलंपिक में गोल्ड मेडल निकाल लिया और देश का नाम प्राउड कर दिया। क्या गलती है इसमें? सब तो अच्छा लग रहा है। तो ये डिपेंड करता है एसेसर पे, कई एसेसर इसे हाईली एम्बिशियस मानते हैं। ठीक है ना, मतलब आप हाईली एम्बिशियस बहुत, होना क्या गलत बात है? अगर एक बच्चा मेहनत करके ओलंपिक्स आ रहा है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। अभी जैसे कि उन्होंने बोला कि गोल्ड मेडल जीतेंगे हम्म। ओलंपिक में, तो हम्म। क्या बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाता है, क्या बहुत ज्यादा आगे का सोच रहे हो। उससे ओके। अच्छा है कि आप अभी का अभी जो पिक्चर है, आप उससे डाइवर्ट हो जाते हो कई बार, कि ओलंपिक तक जा रहे हो, उसमें ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि वो मेडल पहना रहे हैं, वो सिर्फ रनिंग करता हुआ दिख रहा है। तो हाँ। उससे अच्छा है कि आप उसे रखो कि वो नेशनल लेवल पे गए,
और उन्होंने फिर अच्छे से प्रैक्टिस किया और उन्होंने ट्राई किया इंटरनेशनल लेवल पे, एंड ही इंटरनेशनल में परफॉर्म सिलेक्ट हो वेल गए। ओवर देयर। ओके। हाँ, सो मीन्स वन। अगर वो मेडल पहना रहे होते तो हम उसे बोल सकते कि ओलंपिक में मेडल तक वो पहुंचे। हाँ हाँ उधर ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं कि हम उसे उसमें कन्फाइन कर सकते हैं। तो अभी क्या हमारा प्री कंसीव्ड आइडिया जा रहा है कि हम उसे आगे तक लेके जा रहे हैं, ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक हो रहा है। तो बजाय ओके। उसके जब ज्यादा हम फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं तो मेन एम से भटक जाते हैं। अभी क्या हम्म उन्होंने स्विमिंग का उसमें दिखाया हुआ है, तो हम्म। बजाय इसके कि हम उसे मेडल तक लेके जाएं, उसे हम परफॉर्मेंस तक रखते हैं कि ओके उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, नेशनल पे सेलेक्ट हुए, फिर उन्होंने आगे जाके अच्छा परफॉर्म किया, एंड डिपेंड ऑन हिज परफॉर्मेंस उसे मेडल मिलेंगे। तो ओके। उसे हम बजाय उस आइडिया को शिफ्ट करने के, हम उसे उसी स्विमिंग पे रखते हैं और उसे आगे परफॉर्मेंस बेसिस पे उसे कन्फाइन करते हैं, बजाय हम रिजल्ट के ऊपर। अभी क्या है, हम जब ज्यादा रिजल्ट पे जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि उसे अप्रिशिएशन चाहिए, या फिर हम्म क्या अप्रिशिएशन गेनिंग इनका एटीट्यूड होता है कि वो किसी काम को करते हैं उनको कुछ अच्छा मिलेगा उस मोटिव से। तो हम्म। बजाय उसके परफॉर्मेंस तक कन्फाइन रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ग्रेट। यहाँ तक बात मैं आपकी समझ गया हूँ, पर मैं यहाँ पर एक लाना चाहूंगा, यू टॉक अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, स्टार्टिंग या में आपने कहा था स्क्रीनिंग में दिक्कत आई थी। कितनी या इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल, और कितनी इंपॉर्टेंट है ये इंग्लिश? तो एसएसबी में आपको पता है पहला इंस्ट्रक्शन ही ये होता है, the medium of language will be English. ओके And if you got stuck, then you can go for Hindi. And ओके। you have to come back as soon as possible. हम्म तो ये तो पक्का है कि आपको इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। हम्म। और अगर आपको अपने आइडियाज को इफेक्टिव वे में कन्वे करना है तो लैंग्वेज तो बहुत बड़ी चीज है। बिकॉज अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप अपने आइडियाज को उस वे में कन्वे ही नहीं कर पाओगे जिस वे में आप खुद करना चाहते हो। बट भाई जरा सोच के देखो, आप इंग्लिश मीडियम से थे, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम में हुई है। नहीं, मेरा ग्रेजुएशन तो मेरा इंग्लिश मीडियम था, लेकिन वो कॉलेज ऐसा था कि उधर इंग्लिश हिंदी मीडियम मेजोरिटी थी, तो इंग्लिश मीडियम का कुछ था नहीं उधर। अच्छा, हिंदी मीडियम की मेजोरिटी थी, तो आपका तो इंग्लिश से टच दूर दूर तक छूट गया होगा। एक्चुअली क्या है, इंग्लिश के साथ ज्यादा टच था नहीं, क्योंकि मैं जिस एरिया से आता हूँ हमारा स्कूल तो इंग्लिश मीडियम का था, लेकिन वो वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज होती थी बुक्स के अलावा सब कुछ हिंदी में था। भाई वो आपके स्कूल की नहीं, दुनिया के सभी स्कूल की हालत है, स्पेशली इंडिया की। और मैं कहूँगा वो हिंदी भी नहीं, वो लोकल लैंग्वेज जो हमारी यूज होती है ब्रजभाषा, वो था सारा कुछ। ठीक है। अच्छा, तो तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ा इंग्लिश को इम्प्रूव तो करने के क्या लिए। करी आपने कि इतनी हो गई कि एक इंसान स्क्रीनिंग में जिसको दिक्कत हुई थी, बहुत बड़ी दिक्कत है, आधे लोग बोल नहीं पाते, यू मेड इट अ स्ट्रेंथ एंड यू नेवर गेट स्क्रीन आउट। ये करा आई विल कैसे? से प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आपको इधर से इधर तक ले जाती है, मतलब आपके पूरा चेंज कर देती है एज ए पर्सन। मैं एक वो टाइम था कि जब मैं स्क्रीनिंग में बोल ही नहीं पाया, आई गॉट स्क्रीन आउट, और अभी मैं रिकमेंड हुआ हूँ, तो वो सारा प्रैक्टिस का था। क्योंकि तब मैं वहां से स्क्रीन आउट हुआ तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि भाई ये ड्रीम फुलफिल करना है तो हम्म। मुझे इंग्लिश तो पहले बेटर करनी होगी, क्योंकि उसके बाद बाकी क्वालिटीज बाद में आएंगी। क्योंकि अगर इंग्लिश ही बेटर नहीं है तो मैं क्वालिटीज को शो कैसे कर पाऊंगा कि मैं हूँ क्या। ओके। तो तो मेरे मेरे एक साथ एक रूम पार्टनर भी था, हम दोनों ही स्क्रीन आउट हुए थे, वो हम दोनों का ही फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके। तो तो बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस होता है कि यार ये अभी क्या है, आर्मी में तो क्या एक दिन पहले बुलाते हैं तो लगता है हम्म। कि चलो एक दिन ठहरे हैं आप, अगले दिन स्क्रीनिंग होगी तो थोड़ा सा टाइम मिलता है। हाँ। अभी एयरफोर्स में क्या 6 बजे बुलाया, 12 बजे स्क्रीन आउट करके भेज दिया, तो कुछ पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। ओके। तो ऐसा वो क्या बहुत ज्यादा चुभी, वो कहते हैं ना कि यार अगर हम इतनी दूर आए तो एटलीस्ट 5 दिन तो रहें, कुछ तो हम्म चांस बनेगा रिकमेंड होने का। आप हम्म। स्क्रीन आउट होगे तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा कुछ करने के लिए। ओके। तो उसके बाद फिर हमने बात आप पहले तो शुरुआत की हमने आपस में बात करने से, क्योंकि उससे हम्म। पहले हमने कभी इंग्लिश में बात नहीं की थी। पहली बार बात की थी तो एक दूसरे को देख के हंसी आ रही थी कि वो कहते ना देखा नहीं था कभी उस दूसरे को इंग्लिश में बात करते हुए। तो ऐसा था कि भाई हम कहीं करते ही नहीं कभी इंग्लिश में बात, पहली बार करी तो कुछ अजीब सा एक्सेंट, अजीब सी इंग्लिश थी। तो पर भी क्या चलो रेगुलर करते हैं। तो उसके बाद क्या मुझे एक सजेस्ट किया, मेरे एक सीनियर थे, तो उन्होंने कि इंग्लिश टॉक करके उस वक्त एक ऐप था, ओके। तो बोले कि इस पे हम जैसे बच्चे भी बैठे रहते हैं जिनको इंग्लिश इंप्रूव करनी होती है, उसमें क्या इंटरनेशनल कॉल भी होते हैं। कई बार मैंने पाकिस्तान के लोगों से भी बात की, श्रीलंका भी बात की, सब सब कंट्रीज के अच्छा। बात किया था। तो उसमें क्या आप बात करते हो तो क्या जो इंग्लिश क्या है, सभी अब जैसे हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो हमने हम्म बुक्स वगैरह पढ़ी हुई हैं, तो हमारी हमको पता है सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है। हम्म। तो प्रॉब्लम होती है हेजिटेशन की, हाँ। हमको क्या हेजिटेशन है बोलने में, क्योंकि हम यूज टू नहीं है उस चीज के। तो जब वो हेजिटेशन रिमूव हो जाएगी ना तो उसके बाद फिर इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी आएगा। तो मेरे फर्स्ट एसएसबी से सेकंड एसएसबी के बीच में अप्रॉक्स 3 महीने का डिफरेंस था। तो 3 महीने में मैंने इतनी कर ली थी कि चलो मैं स्क्रीन इन तो हो जाऊंगा। अच्छा। हाँ, उस ऐप को यूज कर करके उसके बाद ओके। हमने एक स्पेशल प्रैक्टिस की थी स्पेशली हम्म डिस्कशन के लिए, हम्म। क्योंकि हमने डिस्कशन में देख लिया था कि भाई 4-5 एक साथ बोलेंगे और जो एंड तक बोलता जाएगा वही स्टार्ट करेगा, बाकी सब तो चुप होने वाले हैं। और तब ठीक हमारे है। दिमाग में ये था कि भाई स्क्रीन इन होना है तो डिस्कशन तो तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। तो ये उस वक्त ये मिथ था दिमाग में, बल्कि ऐसा अच्छा। नहीं होता है, मैं नहीं मानता। हम्म। अभी मैं नहीं मानता कि आप स्टार्ट करोगे तो स्क्रीन इन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यू। तब
तब मैंने देख लिया था, क्योंकि पहले बैच में कि भाई जिसने स्टार्ट किया था उसके बाद उसने डिस्कशन में कुछ ज्यादा बोला भी नहीं, लेकिन वो तो स्क्रीन हो ही गया। तो ओके फिर उसके बाद हमने ओके ग्रेट। मैं यहाँ पर एक काउंटर सवाल लाना चाहूंगा। ये बोलना है 2-3 बार, इसका क्या मतलब है? मतलब कुछ भी बोलो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? बोलने का मतलब आपको अपने आइडियाज देने हैं। ऐसा नहीं कि 3 लोगों ने बोल दिया कि वी हैव सीन दैट दे आर 3 कैरेक्टर्स, आप चौथे भी आप वही हो कि वी हैव सीन 3 कैरेक्टर्स। उसका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा। बोलने का मतलब है कि आप डिस्कशन को कितना आगे लेके गए, आपने लोगों को कितना एक नया आइडिया बताया उस चीज के बारे में, आपने अपना थॉट आगे रखा। आप चीजों को रिपीट करने 5 बार बोल लो, क्या फर्क पड़ेगा? आपने कुछ नया तो दिया ही नहीं डिस्कशन के लिए। ये एसएसबी का, ये चाहे पीपीडी एंड टीटी का डिस्कशन हो, चाहे जीटीओ वाला डिस्कशन हो, सब में रिपीट करने वाले बच्चे आपको मिलेंगे। वो फिर 10 बार भी बोलेंगे ना तो दूसरे का पॉइंट बोलेंगे, लेकिन उनको उससे कुछ गेन नहीं होने वाला। तब तक आप कुछ नया पॉइंट नहीं दोगे, डिस्कशन को आगे नहीं लेके जाओगे, तो कोई वैल्यू नहीं है, आप कितनी बार बोल लो। कितनी बार बोलो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हम्म। अशोक सर एसवी भोपाल के एक्स साइकोलॉजिस्ट, आपको पता होगा आई एम श्योर मेरी वीडियो से। अब आपने जब चेक कराया तो एक ना एक थोड़ी उम्मीद होती है यार, यहाँ से ना ग्रीन सिग्नल मिल जाए और मजा आ जाए कि हम्म। भाई ये तो चल पत्ता साफ है, यहाँ तो गड़बड़ नहीं कर रहा है। डेफिनेट। एंड द मोमेंट ही टोल्ड यू व्हाट योर हार्ट बीट सेइंग। नहीं, एक्चुअली क्या है, वो चीज मेरे दिमाग में थी, क्योंकि मैं जुलाई में तब कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, तो मेरा वेटिंग टाइम 25 मिनट्स था, तो मुझे पता था कि मैं बॉर्डर लाइन कैंडिडेट हूँ। अच्छा। और हाँ, तो उस वक्त क्या है, उस वक्त पहली बार मुझे फील हुआ था कि मैं रिकमेंड हो सकता हूँ। उससे पहले तो पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। ओके। कि आप बॉर्डर लाइन से आउट होते तो लगता है ना कि हाँ चलो अभी हम क्लोज हैं, तो कुछ हम्म। चीजें हैं जो इम्प्रूव करनी, तो उस वक्त मेरा हाँ जीटीओ अच्छा गया था और मेरा हाँ। इंटरव्यू भी सही गया था ओके। कंपेयर टू अदर। तो मेरा अच्छा गया था, तो मुझे लग गया था कि सैक में बॉस प्रॉब्लम तो है। अच्छा। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था सर से, सर ने लगभग वैसा ही जवाब दिया कि भाई गड़बड़ है, गड़बड़ है। टेट में इम्प्रूव करना पड़ेगा। डैड में अभी इम्प्रूव जैसे ही करना। मैं बताऊँ हाईली एम्बिशियस वाली, उसमें एक क्या था कि उसमें एक बहुत ही कॉमन पिक्चर है कि कुछ बच्चे मीन्स सोल्जर्स की यूनिफॉर्म में, मान लो वो जंगल की तरफ जा रहे हैं। हाँ तो अभी मैंने क्या उसमें सब कुछ कर दिया कि वो एक कोई मीन्स एनसीसी का कोई कैडेट है, हाँ। उसे टेक्निकल उसमें भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसने क्या अपने दोस्तों को बुला के एक कोलेबोरेशन किया और रोबोट्स वगैरह बनाए, मीन्स जिसे बोलते हैं आप यूएवीज टाइप, हम्म। ताकि जो हंटिंग पोचिंग वगैरह है इन चीजों को रोका जा सके। अच्छा। तो बोले भाई तुम एनसीसी कर रहे हो, तुम यूएवीज भी बना रहे हो, तुम सब कुछ कर ही दे रहे हो, तो वो वाली चीज है कि हम क्या कई बार लिमिट्स भूल जाते हैं कि एक्शन, हमको क्या है क्वालिटीज दिखानी होती हैं, हाँ हाँ। क्वालिटी दिखाएंगे, इस चक्कर में क्या है, भूल जाते हैं कि भाई ये हर चीज की एक लिमिट होती है। सो कहते हैं ना हीरो दिखाओ हीरो दिखाओ, तो हीरो तो ऐसे दिखेगा, आपको नहीं लग रहा भाई? क्योंकि अगर हीरो हीरो, ऐसे दिखता है तभी हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखो एक मूवी का हीरो होता है, एक रियल लाइफ हीरो होता है, वो तो आप जानते हो। हाँ हाँ। मूवी का हीरो सब कुछ कर सकता है, हाँ। लेकिन रियल लाइफ हीरो सब कुछ नहीं कर सकता। वो हमारी तो लिमिट हमको है। प्रैक्टिकल, एट द सेम टाइम हमें प्रैक्टिकल भी दिखना है। ओके। तो और एक चीज और थी जो उन्होंने मेरे को बताई थी कि मैं क्या स्टोरी के स्टार्टिंग में ही जो अपने कैरेक्टर होते हैं उनकी क्वालिटीज को बता रहा था मतलब। कि रोहन वाजे बॉय लिविंग इन अ विलेज, ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी एम्बिशियस, मींस उसके ही वाज वेरी डिटरमाइंड टुवर्ड्स हिज वर्क, तो मैं स्टोरी के स्टार्टिंग में बता रहा था। तो वो मेरे को उधर से सर ने बताया कि बजाय स्टोरीज में इसके स्टार्टिंग बताने के, उसके एक्शन से शो करो कि उसकी क्या क्वालिटीज है, शुरुआत में बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या स्टार्टिंग फिर वो 2 लाइन्स ऐड करना ही बंद कर दिया कि वो एम्बिशियस है, हार्ड वर्किंग है या फिर डिटरमिनेंट है, कैसा तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, उसके एक्शन से मैं दिखाऊंगा कि वो कितना हार्ड वर्किंग है, उसने अपना एम कैसे अचीव किया, कैसे वो प्लानिंग करता है। तो सब कुछ ओके। उसके एक्शन से दिखाना स्टार्ट किया। उसके एक्शन से देखना चाहिए, ठीक है, दैट्स ग्रेट तो थिंग। बजाय आई उसको डायरेक्टली मेंशन करने के, उसके एक्शन से वो दिखाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो बेटर है। अच्छा, यहाँ से पूरी कहानी चल रही है, मेरे को एक बात हम्म। समझाओ। सीपीएसएस, ठीक है, हम्म। तो वन टाइम एक मौका मिलता है, सिर्फ एक बार। सीपीएस की ऐसा कोई डेफिनेटली। कोचिंग होती भी नहीं है, ठीक है। नहीं। और दूसरी बात ये कि सीपीएस देने का दूसरा मौका भी नहीं मिलता है। बिल्कुल। अब ये बताओ सीपीएस क्लियर करा कैसे आपने? क्योंकि कई लोगों के जो सपने हम, होते हैं ये। बिल्कुल। और डर भी होता है जब वो सीपीएस के एग्जाम में दे रहे होते हैं कि इसके बाद दोबारा देने का मौका नहीं मिलेगा। एवरीबॉडी गॉट नर्वस यार, हु वांट टू बिकम अ फाइटर पायलट यू बिकम नर्वस डेफिनेटली, क्योंकि अभी आप इतना मेहनत करके आप पहुंचे हो, मेरा 8th अटेम्प्ट था वो। हम्म। अभी अगर मैं सीपीएसएस में आउट होता हूँ तो उससे ज्यादा तो फिर क्या ही गलत होगा। हाँ। तो बट व्हाट शुड बी योर माइंडसेट? क्योंकि मेरे हिसाब से तैयारी तो हाँ, क्या होगी, मतलब आप ही बोलो चलो। कुछ नहीं, उससे पहले तो हम कुछ तैयारी उसकी कर भी नहीं सकते हैं।
तो एक्चुअली क्या है, जब शाम को डॉक्यूमेंटेशन हमारा हो रहा था तो उस वक्त हम्म ऑफिसर आए तो उन्होंने हमको सजेस्ट किया कुछ, हम्म कि जितना रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा है, जितना अच्छे इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे वो उतना अच्छा है, और इसे गेम की तरह मत लेना, बी ओके सीरियस। ओके बच्चे क्या होते हैं, एक बच्चे क्या बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि सीपीएसएस का जो फेज 2 होता है जो कि सिमुलेटर पे होता है, वो एक वीडियो गेम की तरह है। तो बच्चे उसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ते नहीं है, उसे थोड़ा सीरियसली नहीं लेते, और वो जल्दीबाजी के चक्कर में उधर गलतियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके तो अगर मीन्स दोनों ही फेजेस में, फर्स्ट फेज क्या होता है जो रीजनिंग वाला होता है, जैसे हम हम्म पीओटी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस बहुत सारे मीटर्स होते हैं। तो हाँ मैंने पहले से ही अपने पास एक पेपर रखा हुआ था, मैंने सारे मीटर्स को बनाया था उधर, और सारे मीटर्स की क्या स्पेशलिटी है सब कुछ मैंने नोट डाउन किया था उधर। अच्छा मैंने पूरे पूरे एक पेज के एक मैंने नोट्स बना लिए थे, क्योंकि एग्जाम होने से पहले, लगभग एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अप्रोक्स हाफ एन आवर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और ये बहुत कॉमन सी चीज है कि आप अगर उनको नहीं लिखोगे ना तो आप भूल जाओगे। ओके हाँ, तो उसमें क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक मीटर होता है उसमें होराइजन करके जो दिखाता है कि एयरक्राफ्ट किधर टिल्ट होगा। ओके उसमें ये होता है कि अगर उसकी जो नीडल है लेफ्ट में टिल्ट हो रही है, तो आपका एयरक्राफ्ट राइट में टिल्ट होगा। अच्छा अगर आपने इंस्ट्रक्शन सही से नहीं सुना और उसे हम्म नोट डाउन नहीं किया, तो उसके 50 क्वेश्चंस आते हैं। हम्म आप हर बार वो गलती करोगे और वो 50 पूरे गलत होने वाले हैं। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन पढ़ना क्यों जरूरी है। कितना अभी इम्पोर्टेंट क्या है होता है, कितना इंपॉर्टेंट है, अभी जैसे कि फेज 2 आया। हाँ फेज 2 में क्या होता है, बहुत सारी बटन्स होते हैं जब आप जॉयस्टिक्स को पकड़ते हो। हाँ हाँ तो उसमें एक फायर बटन भी होता है और एक दूसरी बटन भी होती है। आधे बच्चे जो बटन बताई जाती है उसे छोड़ के फायर बटन दबाते रहते हैं। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। कोई जल्दीबाजी है नहीं पर उसमें, कोई कितना टफ टाइम एग्जाम है लिमिटेड ये होता है। सीपीएसएस जो दुनिया में मतलब एक ही बार देने को मिलता है? मैं कह रहा हूँ अगर आप सीरियस ले रहे हो, अगर आप इंस्ट्रक्शन को सही से फॉलो कर रहे हो, तो टफ नहीं है। लेकिन आप थोड़ी हड़बड़ी करोगे, नर्वस हो जाओगे, इंस्ट्रक्शन को सही नहीं पढ़ोगे, तो टफ होने वाला है, फिर काफी बच्चे फेल होते हैं। काफी बच्चे फेल होते हैं, ये बात तो सही है। और लोग जो कोचिंग के पीछे भागते हैं इस चीज के, सीपीएसएस के, उसका क्या फायदा है? जरूरी कोई फायदा नहीं है। मैं ये कहूंगा, मेरी मेरी कोई कोचिंग नहीं थी, क्योंकि इसमें कोई सर्टेन तो होता नहीं कि आप रिकमेंड ही हाँ होने वाले हो। हम्म तो रिकमेंड होने के नेक्स्ट डे सीपीएसएस होता है, कोई टाइमिंग भी नहीं मिलता उसमें बीच में। ओके तो इसलिए अच्छा है कि बिल्कुल रिलैक्स रहो, और कोई भी कर सकता है। मैं कहता हूँ मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है, सीधी सी बात। सही हाँ बात है। ओके, अब मैं जरा यहाँ से थोड़ा और डीप लेना चाहूंगा। एसएसबी के बारे में आप कहते हो कि एसएसबी को प्रिडिक्ट करना बंद कर दो, कि एसएसबी हाँ। में ये होगा, व्हाई यू से सो? आपने खुद, एक्चुअली क्या है, हाँ चलिए आप बताइए, पहले अपनी बात बोलिए आप। प्रोटेक्ट करते हैं ना ज्यादा आगे का, हाँ तो एक्सपेक्टेशन बनना स्टार्ट हो जाता है खुद से, कि ये होगा तो मैं ये करूंगा। फिर क्या हम खुद से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि यार क्या इस बार मैं ये हो जाऊंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो उससे क्या प्रेशर आता है एक्सपेक्टेशंस का खुद का। अच्छा आप जितना प्रिडिक्शन साइड में रखोगे ना, उतनी आप फ्री माइंडेड रहोगे। हम्म आप अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन कीजिए, मतलब हम्म प्रिडिक्शन नहीं करने का मतलब ये नहीं कि प्रिपरेशन करके ही नहीं जा रहे हो, पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए। ठीक है ना, प्रिडिक्ट करोगे ना तो जब भी आपका एसएसबी आउट ऑफ ट्रैक जाएगा, तो आप आगे का सोचना लग जाओगे कि यार अभी मैंने ये नहीं किया तो ये गड़बड़ हो गया, तो आगे मैं ये करूंगा तो गलती होने वाली है। तो आगे गलती होना तय है, मैं ये बता रहा हूँ। ये मेरे साथ हुआ था, तब मैं 6 अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। ओके एक्चुअली क्या है, मैं 4 दिन तक एकदम रिलैक्स था, परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया गया। अभी क्या है, जब कॉन्फ्रेंस से पहले मेरा वेट चल रहा था बाहर, 25 मिनट वाला, तो उस वक्त मैं सोचना स्टार्ट कर दिया कि अभी अगर ये पूछते हैं तो ये दूंगा, ये पूछते हैं तो ये दूंगा। अभी क्या प्रेशर क्रिएट होने लग गया कि यार मैं क्लोज हूँ, मैं क्लोज हूँ, मैं क्लोज हूँ। तो उससे क्या एक ऐसा प्रेशर बिल्डअप हुआ कि कॉन्फ्रेंस में जाके सब कुछ सही होते हुए भी मैं आंसर्स में थोड़ा सा हिचक गया, मतलब कहते हैं ना फंबल कर जाना। हम्म तो उधर ये पता चल गया कि इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन है, आई वाज आउट। यू आर आउट। तो आपके रिकमेंडेड इसलिए अटेम्प्ट में, हाँ चलिए बताइए आप क्या कह रहे हैं, पहले आपकी। ये बात फिर जब मैं रिकमेंड हुआ, हाँ उससे पहले भी मेरा वेटिंग था। अच्छा लेकिन इस बार में क्या था कि कुछ भी होगा देखा जाएगा, इधर तक हम पहुंचे, ये भी बड़ी बात है। बहुत बच्चे नहीं पहुंच पाते, अंदर डिस्कशन हो रहा है तो मतलब मैंने कुछ तो अच्छा किया है। हम्म जो भी होगा देखा जाएगा। लाइफ, वो कहता है दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, ये हमेशा सोच के रखो जिंदगी में, चाहे वो एग्जाम है चाहे वो एसएसबी है, आपका पूरा प्रेशर डाउन हो जाएगा। क्योंकि ये वास्तव में एंड नहीं है। हर हर इंसान की जिंदगी आगे चलती है, अगर नहीं भी होता, इधर भी नहीं होता तो भी मैं आगे जाता। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि बट मैं इधर ही रुक जाता, आपके जिंदगी मेरी दिमाग में एक उधरती। पूरा एक प्रॉपर डर था ना कि आर्म फोर्स में अगर एयर फोर्स में नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, ये प्रॉपर डर था आपके दिमाग में आपके कई टाइम्स वो में? डर मैंने हटाया तभी मेरी परफॉर्मेंस एनहेंस हुई, और वो डर हटा कैसे, मेरा सीएपीएफ क्लियर हुआ तब। ओके जब मेरे पास सिर्फ एक ही चीज थी कि मेरे को हम्म सिर्फ एसएसबी क्लियर करना है, अगर वो नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, तो उसका एक प्रेशर मेरे ऊपर बन रहा था, और वो प्रेशर मेरी परफॉर्मेंस में दिख रहा था, चाहे वो इंटरव्यू हो,
चाहे वो कॉन्फ्रेंस हो, कहीं भी हो, वो दिखता है, वो उसे आप छुपा नहीं सकते हो, जो प्रेशर जो होता है आपका परफॉर्मेंस का। और ओके। परफॉर्मेंस का प्रेशर जब आता है जब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन हो। लेकिन जैसे ही मेरा सीएपीएफ क्लियर हुआ, मैंने चलो मेरा एक प्लान बी भी तैयार है अभी साइड में, और मेरे मार्क्स उतने हैं तो मैं श्योर था कि हो जाएगा, तो उससे मेरा प्रेशर थोड़ा सा डाउन आ गया। एक्सपेक्टेशंस उधर से मेरी थोड़ी कम हुई एसएसबी से, कि चलो ठीक है, देने जाते हैं, अच्छे से देंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, होगा जो देखा जाएगा। वो वाली अप्रोच मैंने अपनाई थी, और उससे वास्तव में बहुत फायदा हुआ, मेरा स्ट्रेस लेवल बिल्कुल डाउन हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्लान भी होने से फायदे बहुत हैं, आपका स्ट्रेस डाउन हो जाता है। तो कभी भी एसएसबी को एकदम वो लेके मत चलो कि सिर्फ यही है, हम्म। थोड़ी हल्का होना प्रैक्टिकल चाहिए। अप्रोच तो आपको अपनानी पड़ेगी। शुरू के चार बिल्कुल। पांच अटेम्प्ट में ऐसा पागल था कि भाई सिर्फ एसएसबी, उसके अलावा मैं कुछ देखूंगा भी नहीं, तो उसका मेरे को नुकसान ही हुआ। और ज्यादातर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, मैंने ज्यादातर देखा है। दोस्तों मतलब स्टूडेंट से ये प्रॉब्लम चाहिए। हम्म। आपके फादर पुलिस में है, ठीक है, हम्म। एंड एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया। नॉर्मली लोगों से रैंक्स पूछी जाती हैं, अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करें तो एयरफोर्स की रैंक पूछ लेंगे। एंड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाज कि वो आपसे पुलिस की सारी रैंक्स पूछ ली, हाँ डेफिनेटली। एंड हाउ इट वर्क्स आल्सो ये भी पूछ लिया। वो अच्छा। एक्चुअली क्या है, वो देखना चाह रहे थे कि अभी क्या है, मैं सारी चीज देखता हूँ, पापा के साथ रहता हूँ, तो हम्म मैं कितना अवेयर हूँ उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। हम्म। ऐसा तो नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, सिर्फ आर्म फोर्सेज दिख रहा है दिमाग में, पुलिस के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ मैं। भाई प्रैक्टिकल भी होना जरूरी ना, आपको पता होना चाहिए आपके पापा क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम सही कर रहे हैं। बात, सही बात। ओके, उस यहाँ चीज पर को मैं। चेक कर दे कि आर्म फोर्सेज का तो इसका दिख रहा है, हाँ। तो पर ये अपने पापा के बारे में कितना जानता है। आपके पापा, जबकि आप अपने पापा के साथ बहुत कम समय बिता पाते हैं क्योंकि वो पुलिस में है, 24 घंटे की नौकरी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। लेकिन वही ओके। जब भी हम मिलते हैं तो क्या है, उनके पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। आपको पता है, पुलिस वाले से आप कभी बात करना, उनके पास बहुत सारे केसेस होते हैं, पुलिस हो गए, आर्मी वाले हो गए। हम्म। तो क्या उनसे बात करने में फिर मजा आता है इंटरेक्शन में, कि अभी ये हुआ, अभी ये केस चल रहा था, ऐसी कोई फाइल आई, ऐसी कोई फाइल आई। तो उनसे बात करने में, तो उस प्रोसेस के दौरान हम जानते हैं कि पुलिस आखिर काम कैसे करती है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे वर्क होता है, क्या थाने में कितने, क्या कौन हेड होता है, उसका क्या काम होता है। तो वो सब चीजें प्रोसेस के दौरान पता चलती हैं। प्रोसेस के दौरान पता लगती है। ठीक है, हम्म। ग्रेट। अभी यहाँ पर मैं बिल्कुल एंड पे लाना चाहूंगा। अगर मान लो 9th अटेम्प्ट में ना होता, तो आपके दिमाग में हम्म। वो कारण क्या बनता कि भाई इस बार नहीं हुआ? एक्चुअली क्या है, एसएसबी में आप कभी शॉर्ट शॉर्ट नहीं कह सकते कि मैं क्यों हुआ या क्यों नहीं हुआ। अगर हम्म आप नहीं होते हो तो आप चीजें काउंट करना स्टार्ट कर देते हो कि यार उधर ये नहीं हुआ, उधर ये नहीं हुआ। अभी क्या, जैसे मेरे साथ एक जीटीओ में गलती हुई थी। हम्म। मेरे को कमांड टास्क दिया गया, हाँ। और कमांड टास्क में मेरे को एक टास्क दिया गया, तो उसमें मेरे को लोड भी लेके जाना था। अच्छा। अभी लोड क्या, गांधीनगर में क्या, पूरा जो ग्राउंड है जीटीओ का, वो पूरा घास है, उसमें ग्रीन है पूरा, और लोड का कलर भी बिल्कुल ग्रीन था। ग्रीन था। तो उन्होंने मेरे को 15 मिनट का टाइम दिया, तो उन्होंने मेरी डिफिकल्टी बढ़ाते गए। तो एक्चुअली क्या, उन्होंने डिफिकल्टी और टाइम एकदम ऐसा कम किया, डिफिकल्टी बढ़ाते गए, टाइम करते गए, तो मैं उसमें करने में इतना वो हो गया कि ना तो मुझे और ना मेरे हेल्पर्स को वो लोड दिखा, और मैं क्रॉस करके आ गया। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है एसएसबी में, आप भी हाँ, जानते हो। बहुत बड़ा कि लोड छोड़ तो मैं दिया। लोड छूट दिया। हम्म। तो अभी मैं इसे अभी नहीं किस्मत कहूँ या कुछ भी कहूँ, कि ये सेम मिस्टेक दो बंदों ने और कर दी। ओके, बट। क्योंकि एक्चुअली क्या है, वो लोड दिख नहीं रहा था उधर, लोड ग्रीन भी था, ग्रीन कैसे दिखेगा? था। हाँ, तो बिल्कुल ग्रीन, लेकिन गलती फिर भी मेरी है। अभी चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, आपको दिखना तो चाहिए। जी। तो अगर मैं रिकमेंड नहीं होता, तो मैं बोलता कि भाई मेरा ये लोड छूटा था, और इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं हुआ। अभी हम्म। मैं रिकमेंड हो गया, तो मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है उन्होंने वो दूसरी क्वालिटीज जो थी, जो मैंने सारे हाँ। टास्क जो परफॉर्म किए थे, जो भी हम्म डिफिकल्टी बनाई थी, वो उन्होंने मैंने टाइम से पहले कंप्लीट कर दिया, हम्म शायद उसे उन्होंने कंसीडर ज्यादा कर लिया हो। तो हम्म। ये एक फेयर आइडिया होता है हल्का सा, कि इस वजह से हुआ, इस वजह से नहीं हुआ। लेकिन कुछ जो कोर क्वालिटीज हैं जो मेरे को इंप्रूवमेंट लगी, चाहे वो मैं रिलैक्स रहा, चाहे वो थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स में बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, वो मेरी नॉलेज ने मेरा बहुत हेल्प किया दोनों एसएसबी में। ओके। मीन जो मैं क्लियर आउट हो रहा था नॉलेज की वजह से, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हुआ। तो इंटरव्यू के दौरान मुझे बहुत हेल्प हुई नॉलेज की, क्योंकि आप है ना, एक नॉलेज जब होगी ना, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, और आपकी बातों में कुछ दिखेगा कि हाँ इस नॉलेजेबल पर्सन है, और इससे कुछ भी डिस्कस करेंगे तो इसके पास सारे पॉइंट्स हैं, वैलिड पॉइंट्स हैं। सारे अभी वैलिड पॉइंट्स हैं। ग्रेट। फार्मर इशू जैसे चल रहा है, तो हम्म। बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ 95% लोगों को सिर्फ एक पार्ट पता है, या तो फार्मर्स वाला या फिर वो गवर्नमेंट वाला। लेकिन अगर आप एक रीजनेबल पर्सन हो, तो आपको दोनों पार्ट पता होंगे, और वही वो चेक करते हैं कि ये सिर्फ हेडलाइन पढ़ के आया है, या फिर इसे इशू के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है। ठीक है। क्योंकि बीइंग अ रिपीटर, अगर मैं फ्रेशर होता तो शायद वो हेडलाइन से भी सेटिस्फाई हो जाते, पर वो रिपीटर को तो अंदर जाके देखते हैं कि पूरा भाई गहराई में एकदम। सारा सारा कुछ निकाल अच्छे से। ठीक है। अच्छा, तो इसलिए ही आप कहते हो स्टॉप प्रेडिक्टिंग अबाउट द एसएसबी, क्योंकि आप नहीं कह सकते कि कहाँ क्या है।
ओके, डेफिनेटली। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आई वांट टू एक चीज आस्क मैं वन point मोर। करना चाहूंगा, एक चीज मैं और पॉइंट करना चाहूंगा नॉलेज से रिलेटेड कि हम्म। जैसे भले ही हम एसएसबी को एक पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, हाँ, लेकिन मैंने फील किया है कि नॉलेज का इम्पोर्टेंट हमारे तीनों सेक्शंस में है। तीनों, साइकोलॉजी, इंटरव्यू, जीटीओ, तीनों। डेफिनेटली। अभी कैसे? अब अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ साइकोलॉजी का, हम्म। एक फार्मिंग से रिलेटेड आपके पास एक पिक्चर है, हम्म। तो कई बार हम बोलते हैं कि उन्होंने फार्मर्स की हेल्प की हम्म। किसी भी तरीके से, लेकिन हम्म। अगर हम बताएं कि उन्होंने जो नॉर्मल जो अभी करंट की स्कीम्स चल रही हैं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है हम्म। या फिर नल पानी से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, तो अगर हम उनको उनकी हेल्प लेके उनकी किसानों की मदद करेंगे तो हमको दिखेगा कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, बंदा नॉलेजेबल है, करंट से अपडेटेड है। तो ये सही हेल्प बात है। ऐसी नहीं कि सिर्फ मैं हेल्प करना चाहता हूँ, भाई आपको वे तो पता होना चाहिए कि आप हेल्प करोगे कैसे। सही बात है। आई वांट हेल्प फार्मर्स, तो उससे क्या पता चलेगा, बस मैं हाथ पैर पीट रहा हूँ, मुझे पता कुछ है नहीं कि होता कैसे। तो इसीलिए फिर आप अगर उधर आप वैलिड चैनल्स को बताओगे, इस चैनल के थ्रू मैं किसान क्रेडिट के कार्ड के थ्रू उनके लिए पैसे इशू करवाऊंगा, उधर से फिर हम मशीन खरीदेंगे या फिर बीज खरीदेंगे, तो वो आपको दिखाएगा कि इसकी कितना प्रैक्टिकल अप्रोच है इसका। तो ये आता है पूरा साइक में, जो और जो आपको भी पता है टैट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आपकी हम्म। पर्सनैलिटी को काफी डिसाइड कर देता है। हम्म। उसके बाद अगर इंटरव्यू में तो आपको पता ही है, डिस्कशन होता है करंट अफेयर्स पे पूरा। हम्म। उसके बाद अगर हम जीटीओ पे आते हैं, जीटीओ में पहला लेक्चरेट। हम्म। आपको अगर लेक्चरेट इफेक्टिव वे में बोल रहा है तो आपको पहले तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए, प्लस आपकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल सही होनी चाहिए कि आप उनको ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हो, तो उसमें सब पॉइंट्स वगैरह हम डिवाइड करके, तो आपकी नॉलेज अगर आपके पास है तो आप उसे अच्छे से बोल पाओगे। फिर ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन में आपको पता है नॉलेज मैटर्स अ लॉट। ग्रेट, बहुत बहुत आपके बेहतरीन। पास अगर पॉइंट्स नहीं है ना तो आप बस रिपीट ही करते रह जाओगे और जीटीओ सर आपका कुछ नोट नहीं करने वाले। दैट्स ट्रू। मैंने तो आप कुछ नया पॉइंट दोगे तभी वो नोट होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नॉलेज पे वर्क करो। कई बार क्या है, लड़के प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट है, नॉलेज का क्या करना है, हाँ, लेकिन नॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। एंड प्लस यू बिकम रिपीटर, रिपीटर केस में तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है कि रिपीटर तो मानते हैं भाई, तू जानता है सब कुछ, तू कैसे तैयार करके नहीं आया। तो वो तो उनको पता है कि अभी इसे प्रोसेस का तो सारा पता है, तो इसे कुछ तो हाँ। अलग पूछना पड़ेगा, तो वो हम्म। जीएस पे आएंगे। तो इसलिए आपकी वो अगर आपकी वीक होगी ना तो एक बहुत पुअर पर्सनैलिटी सामने आएगी कि यार ये अवेयर ही नहीं है कि आसपास हो क्या रहा है, तो फिर इसे क्या ऑफिसर बनाएंगे हम। सही बात है, सही तो बात है, बट आई वो लाइक टू मेरा ब्रिंग, पूरा गेम चेंजर था। ओके, बट आई लाइक टू ब्रिंग योर टू रिकमेंडेड इंटरव्यू। वन जिसमें आपसे रैपिड फायर पूछा ही नहीं गया, विच वन ऑफ द बेस ऑफ इट, ठीक है। और हम्म। एक में ऐसा हो रहा है कि जो ऑफिसर है वो बार बार ऊपर देख रहा है, घड़ी देख रहा है ऐसे, कितना टाइम हो गया, हाँ 2-4 मिनट। तभी आपको मतलब क्या लग रहा था दिमाग में, क्या घूम क्या रहा था ये? तब वो बार बार ऊपर देख रहे थे ना, हर 2 या 3 मिनट के बाद वो टाइम चेक कर रहे थे। सीम्स लाइक ही इज तो नॉट और इंटरेस्टेड। डेफिनेटली नो सिंगल स्माइल, कोई सिंगल स्माइल भी नहीं था, एकदम मास्क लगा के इधर तक मास्क मास्क था उनका। वो बोल रहे थे तब भी सुनने में बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि मास्क में क्या सही से पता नहीं चलता बोल क्या रहे हैं। हम्म। तो और कोई इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा था, बस ये कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था इसका मैं जवाब नहीं दे पाया, तो इसलिए मैं थोड़ा सेटिस्फाई था कि चलो उन्होंने जो मेरे से पूछा जो भी क्रॉस क्वेश्चन थे वो मैंने क्लियर से आंसर दे दिए। लेकिन उनकी तरफ से मुझे कुछ रेस्पॉन्स नहीं लगा कि भाई ये इम्प्रेस है या फिर क्या है, क्योंकि बंदा स्माइल करता है तो पता चलता है कि चलो मैंने कुछ आंसर दिया उससे वो सेटिस्फाई हुए। बिल्कुल। अभी चाहे मैं सही दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ, एक्सप्रेशन इज सेम, नो एक्सप्रेशन, कुछ नहीं है भाई। तो मैंने कहा अभी तो राम भरोसे, देखते हैं क्या होता है। यार एक बात एसएसबी में बता। तो आप इंटरव्यू के आगे वही लगता है कि अभी जो हो गया तो हो गया, अभी देखते हैं वो क्या प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अब वी हैव टॉक लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट, बट मैं एक बात जानना चाहूंगा। अब मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू नीड टू आंसर इट। बॉल नाइट में हम्म। किसके साथ जा रहे हो? एक्चुअली क्या एक प्रॉब्लम है जिसे सुन के मुझे भी बहुत दुख हुआ कि एयरफोर्स एकेडमी में बॉल नाइट नहीं होती है। अच्छा। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड। तो क्या कर सकते हैं, अभी एनडीए में भी है, आईए में भी है, तो एएफए में कोई बॉल नाइट नहीं है। कोई बात नहीं, आई थिंक योर लेडी नहीं, इज द तो फाइटर। दो चीजों को सुन के बहुत दुख हुआ कि एक तो प्लस वाला साइन नहीं मिलता मेडिकल के हाँ। टाइम पे, हाँ। और कोई बॉल नाइट नहीं होती। बॉल नाइट नहीं अगर होती। ये और हो जाता तो ज्यादा बेटर रहता। ज्यादा बेहतर, सारे सपने पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल। सही बात है नहीं, यार, हम तैयारी स्टार्ट करते तो आपको ही पता, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लस साइन तो ड्रीम रहता है कि चलो वो हाँ, कभी एक दिन पहनेंगे। तो पहनेंगे, फोटो फ्रेम कराएंगे अपना। मेडिकल पहुंच के पता चला कोई प्लस साइन नहीं है। आ जाए। ओह गॉड, दैट्स ग्रेट। तो आपका फाइटर प्लेन है कौन सा फेवरेट? एक्चुअली मेरा रफेल है, अभी तो मैंने जितना मैंने जाना है उसके बारे में, मैंने अच्छा। काफी कुछ पढ़ा भी है, और ये क्वेश्चन मेरे साथ इंटरव्यू में भी हुआ था अच्छा। कि which aircraft you wanna fly, ओके। so I told them that I wanna fly राफेल, तो फिर उसके डिटेल्स में तो जाना ही था।
तो ये कुछ चीजें हैं जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आप अच्छा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ राफेल बोल दूंगा और मेरे को राफेल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ओके। तो इतना तो मैं कहूंगा प्रिडिक्ट मतलब इतना तो तैयार होके जाओ। प्रिडिक्ट मतलब मैं आगे का ज्यादा मत सोचो, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा मत रखो अपने आप से, वो ठीक है। लेकिन आप इंटरव्यू को कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आप अगर राफेल बोलोगे तो डिटेल्स में तो जाने वाले ही हैं। अच्छा, मैं एक बात तो ध्यान है, आपके साथ ऐसा था अपने अटेम्प्ट्स में, आपको इस बात का एहसास नहीं था कि यार मुझे एयरफोर्स के बारे में कितना पढ़ना है? हाँ इस बात की अब ये थोड़ा डेफिनेटली। ज्ञान आप वर्धा कर दें, ये कैसे पता लगेगा कि मतलब कितना पढ़ना है? समुद्र तो देखो ज्ञान का है ही नहीं ना खत्म कहीं। एयरफोर्स के बारे में नॉलेज के लिए तो एक तो क्या नटराजन सर की एक बुक थी, कमांडर नटराजन की एक बुक है हाँ जी जी। एसएसबी से रिलेटेड, तो हाँ। उसमें एयरफोर्स के बारे में क्या बैकग्राउंड से लेके है। तो एयरफोर्स के बारे में अगर आप जान रहे हो तो सिर्फ प्रेजेंट के बारे में मत जानो, हम्म। कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ स्क्वाड्रन थी, कौन से एयरक्राफ्ट हमारे पास शुरुआत में थे, कौन कौन से एयरक्राफ्ट किस वॉर में यूज हुए, कौन हमारे पहले चीफ थे, कौन हमारे पीवीसी हैं। देखो अगर आप डिटर्मिनेंट हो ना किसी चीज को लेके, अब जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट के बारे में मेरे को सब कुछ पता है, तो मतलब मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। अगर हम्म। मैं एयरफोर्स में इंटरेस्टेड हूँ, एयरफोर्स के बारे में नहीं पता तो दिक्कत की बात है। सही बात है। तो उसके लिए तो सर की जो बुक में दे रखा है, तो वो थोड़ी सी मेरे पास जो थी वो थोड़ी ओल्ड एडिशन की थी, तो उसमें अराउंड 2016 तक के एयरक्राफ्ट वगैरह थे। फिर आप करंट की जो जितनी भी डील्स हैं एयरफोर्स से रिलेटेड, जो हमने चिनूक लिए हैं या फिर अपाचे लिए हैं या राफेल लिए हैं, हम्म। तो उन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और फिर हमारा जो स्ट्रक्चर है, जैसे स्क्वाड्रंस में कितने एयरक्राफ्ट होते हैं, फिर विंग्स कौन हेड करता है, स्क्वाड्रन कौन हेड करता है, तो एक स्ट्रक्चरल आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि भाई एयरफोर्स आखिर है क्या, अच्छा। एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स क्या है, इसका एक फेयर आइडिया होना चाहिए। उसमें फिर सब कुछ आता है, कौन चीफ थे। ज्यादा एयरफोर्स एकेडमी, कई बच्चों को ये नहीं पता एयरफोर्स एकेडमी का है, तो ये कैसी डिटर्मिनेशन हुई कि आपको यही नहीं पता आप एकेडमी में जा कहाँ रहे हो। सही बात है, ये नहीं पता था उसका मोटो क्या होता है। आपकी सारी नॉलेज आपको ये डिसाइड करेगी कि आप कितना ऊपर जाना चाहते हो, या फिर जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। अगर मैं सीरियस नहीं हूँ, मान लो आर्मी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, देखो टू बी ऑनेस्ट आर्मी के बारे में मुझे नहीं पता कि आर्मी कमांड कहाँ पे है, क्योंकि मेरे को आर्मी में नहीं जाना। हम्म। लेकिन अगर एयरफोर्स में जाना है तो फिर मेरे को उसके बारे में सब कुछ आना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन आप अच्छे से जानकारी करो, और जो एडवांस एयरक्राफ्ट है, सिर्फ एयरक्राफ्ट में मत रहो। अगर आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली दे विल आस्क यू अबाउट योर एयरक्राफ्ट, विच एयरक्राफ्ट यू वांट टू फ्लाई। ठीक है, तो फिर उसकी स्पेसिफिकेशन आपको आनी चाहिए। अभी स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या, हम तभी क्या वो नया नया शौक था बस कि हम एसएसबी देने जा रहे हैं, उतना ज्यादा दिमाग में नहीं था कि करना कैसे होता है। अभी मेरे को तब ये नहीं पता था कि एयरक्राफ्ट उड़ता कैसे है, तो वो तो ब्लेंडर होने वाला है ना फिर। हाँ, फिर ये तो मेरा होने वाला फर्स्ट है। अटेम्प्ट था जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू दे रहा था। हाँ तो हाँ। बोला कि एयरक्राफ्ट टर्न कैसे होता है, मैं कंफ्यूज, क्या ये टर्न कैसे होता है, कैसे रोल होता है, कौन से प्रिंसिपल पे उड़ता है। अ, तो ये एक्सपीरियंस से पता चला कि भाई आपको सिर्फ एयरक्राफ्ट नाम लेने से कुछ नहीं होगा, एयरक्राफ्ट उड़ता कैसे है, क्या वो है। उसमें मेरे से पूछा था कि जैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल बताते हैं एयरक्राफ्ट फ्लाइंग में, तो बर्नौली प्रिंसिपल जनरल लाइफ में कहाँ यूज होता है, तो उसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर था कि हो सकता है बर्नौली प्रिंसिपल को और किसी बारे में पूछे। तो ये सब चीजें हैं जो मतलब कहते हैं क्रॉस क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। जैसे आपने किसी चीज का एक आंसर दिया तो डेफिनेटली वो इतने पे नहीं रुकेंगे, और स्पेशली अगर आप रिपीटर हो तो वो तो सर आपका डिटर्मिनेशन, आपका पैशन सब खोद खोद के देखने वाले हैं। तो इसीलिए क्रॉस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ये वो बात तो वाली है, चीज है। ये बात तो है, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आपको रफाल भी उड़ाने का मौका मिला, ये क्या फिफ्थ जनरेशन भी उड़ाने का मौका मिला, अब तो कई मौके हाँ आएंगे। ठीक है ना, नहीं, आई विश। डिपेंड्स ऑन आवर परफॉर्मेंस इन एकेडमी, यस। जो भी अभी तो अच्छा जर्नी ठीक है। बहुत लंबी है पायलट, फाइटर पायलट बनने की। हाँ डेफिनेटली। डेफिनेटली, ऑल द बेस्ट और ब्रदर। बस, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल टाइम। जय हिंद। जय हिंद brother। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है